जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएससी एमटीएस के 5 अक्टूबर 2021 में पूछे गए सवाल थर्ड शिफ्ट में जो भी मैथ में आए थे आपके एग्जाम में उनको सॉल्व करने वाले। तो क्या है सवाल, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। बी और सी एक साथ सामान्य कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है, ये कोई व्यक्ति है, वो कितने दिन में पूरा कर सकता है किसी कार्य को? 12 दिन में पूरा करता है। और क्या है, बी जो है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या बोलता है कि ये और बी 4 दिनों तक एक साथ काम करता है। तो ये हम जानेंगे कि सबसे पहला कि एक दिन में कितना करता है, कितना काम करेगा। तो क्या करते हैं, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो आपको सबसे पहले इसका क्या करना होगा, ये एलसीएम लेना होगा ये दोनों का। तो एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 12 और 20 का एलसीएम 60 आता है। आप करके देख सकते हैं क्या सही आता है क्या नहीं आता है। तो 60 ही आता है। तो देखिए क्या करना है कि जब यानी कि 60 यूनिट ये काम है जिसमें से ये अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि एक दिन में कितना करेगा। तो क्या करते हैं कि टोटल कितना यूनिट है, 60 यूनिट, और कितना दिन में पूरा कर सकता है तो 12। तो 60 डिवाइड 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 25 60 आएगा। यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम करता है ये। बी उस कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो देखिए 20 दिन में उसी काम को, यानी 60 यूनिट 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो क्या करेंगे, देखिए टोटल जो वर्क है, तो टोटल वर्क 60 है और ये इसका क्षमता क्या है, 20 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा। तो वो कीजिए, तो 20 दिए 60, यानी कि एक दिन में बी 3 यूनिट काम करेगा। तो पता चल गया कि एक दिन में ये 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, ये प्लस बी करेंगे, ये प्लस बी करेंगे, यानी कि 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि एक दिन में ये दोनों मिलकर 8 काम करता है, 8 यूनिट काम करता है। तो जब एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है तो क्वेश्चन में दिया है कि एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। जो दोनों हैं 4 दिन तक करते हैं। तो देखिए जब एक दिन में 8 यूनिट तो 4 दिन में, तो 8 चौके 32, यानी कि कितना पूरा कर लेंगे, तो 32 काम पूरा कर लेंगे। टोटल काम कितना है 60, जिसमें से 32 कर लेंगे। तो डिवाइड घटाते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। टोटल वर्क ये है और 32 ये कर लेता है। तो घटाइए तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ 7 3 यानी कि 4, 48 काम बच जाएगा। 48 यूनिट वर्क क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जब 4 दिन तक ये साथ में काम करेंगे तब। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी अकेला शेष कार्य को, यानी कि शेष कितना बच गया, शेष बच गया आपका 48। कैसे किए ये आपको पता चल गया कि 48 शेष हो गया। ये शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, कौन सी, तो 14 कर देंगे। टोटल यूनिट जो होता है और कितने दिन में पूरा करेगा डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 चौथिया 42, 14 दूना 28, है ना। देखिए क्या हुआ कि एक दिन ये तीनों मिलकर जब 4 दिन काम कर सकता है, तो एक दिन में जब 8 काम करता है तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा ना। 32 और टोटल वर्क कितना है 60 है। तो 60 करेंगे माइनस 32 करेंगे तो 28 आएगा, समझे ना। 48 नहीं आएगा, 28 आएगा। यानी कि 28 काम है, 28 यूनिट काम बचा जो इसे सी जो है सो 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 28 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 14 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो ये देखिए ये 5 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, बी 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो क्वेश्चन में आपके देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी और सी एक साथ सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी देखिए, बी क्या है, 3 दिन में काम करता है, 3 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, और ये 2 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। तो 2 और 3 को जोड़ देंगे क्योंकि बी प्लस सी को एक साथ काम करने के लिए बोल रहा है। तो 3 करेंगे प्लस 2 कर देंगे, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। तो समान काम यानी कि 60 यूनिट काम को अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या बताया कि टोटल जो वर्क है और कितने दिनों में पूरा करता है, तो 5 दिन में होगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 12 दिन में ये दोनों
60 यूनिट काम को पूरा कर पाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखिए आपके सामने है। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक वस्तु को रुपये 120 यानी कि एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 210 रुपये में बेचा तो इसे क्या लाभ या हानि होगा, प्रतिशत में बताइए। तो क्या करना है, देखिए कोई व्यक्ति है 20% क्या है लाभ होता है। कब? जब 720 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है तो 20% का लाभ होता है ना, प्रॉफिट 20% का होता है। यदि इसे 210 रुपये में बेचे तो इसका लाभ क्या होगा या हानि क्या होगा, प्रतिशत में बताइए। तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। 1/5 लिखेंगे क्या, नहीं कैसे लिखेंगे ये आपको पता होगा। 20/100 करते हैं, क्योंकि परसेंट है इसलिए बटे 100 कर दिए। डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 0 1 0 2 5 10, यानी कि 1/5 आ गया। नीचे वाला हमेशा सीपी बताता है ना, नीचे वाले हमेशा सीपी बताएगा और ये बताएगा एसपी, ठीक है, या फिर प्रॉफिट जो भी बताएगा। तो क्या है कि 5 रुपये जो वस्तु का दाम है उस पर 1 का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जो भी सीपी क्या है दिखते हैं, सीपी 5 है और एसपी कितना में 1 रुपये में फ़ायदा में बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा, तो 5 रुपया वाला 6 रुपया में बेचेगा। जो 5 रुपये में बेच रहा था किसी वस्तु को वो 6 रुपये में बेचेगा क्या, नहीं, यानी कि 5 वाला वस्तु को 6 रुपये में बेच रहा है, जिसमें से 1 का फ़ायदा हो रहा है। इसको बेचने पर 720 रुपया में बेचने पर ना फ़ायदा हो रहा है, हाँ, क्योंकि ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, यानी कि 6 का फ़ायदा हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि 720 रुपये बेचने पर, यानी कि ये एसपी हो गया। तो 6 बराबर 720 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 720 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। जब 1 यूनिट बराबर 120 है तो 5 बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें बताना है कि कितना रुपए में बेचा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब गुना करेंगे 120 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 25 60, यानी कि 600। जब कोई वस्तु था, जो व्यक्ति जो दुकानदार था वो 600 रुपये में लिया था, 600 रुपये का सामान को 720 रुपये में बेच रहा था, जिसमें से 20% का फ़ायदा हो रहा था। समझ में आ गया कि सीपी 600 था, जिसमें से 720 रुपये में बेच रहा था, तब ना 20% का लाभ हुआ। उसके बाद क्या बोलता है कि यदि इसे 210 रुपये में बेचा जाए, किसको, 600 वस्तु का जो सीपी है, यानी कि जो 600 रुपये में इसका दाम है, इसको अगर हम 210 रुपये में बेचे, 210 रुपये में बेचे, यानी कि लागत इसका, ये दुकानदार का लागत मूल्य 600 रुपये है और उसको बेचने बोल रहा है 210 ही रुपये में, तो हानि होगा क्या लाभ होगा, तो बिल्कुल जो भी 600 रुपया में ये खरीदा है बेचारा, इसको बेचेगा 210 में, तो काफ़ी हानि होने वाला है। तो कितना प्रतिशत हानि होगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, कितना का, तो घटाइए, 600 वस्तु का दाम जो है 600, मतलब सीपी इसका 600 है, इसको 210 रुपये में बेचने के लिए बोल रहा है, तो इसको क्या करना होगा, घटा दीजिए। घटाने के बाद देखते क्या आता है, 600 माइनस 210 करेंगे तो घटाने के बाद क्या आएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा क्या, 5 और 2 में 5 में 2 जाएगा 3, यानी कि 300 रुपये, 390 का घाटा हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 600 रुपये पे हो रहा है, 600 रुपये पे हो रहा है। हमें प्रतिशत में बताना है तो गुने 100 कर देंगे, गुने 100 करेंगे, सॉल्व कीजिए, 2 0 2 0 कट जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 3 से काटेंगे, 2 तिया 6, है ना, 13 तिया 39, यानी कि 130 हो जाएगा, काटेंगे तो 123, और 2 से इसको काटिए तो 6 दूना 12 5, यानी कि 65%, 65% का लॉस हो रहा है। कब, जब 600 रुपये वाला वस्तु को हम 210 रुपये में बेच रहे हैं, तो 65% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि x, y और z का औसत z से 6 अधिक है, x और y का औसत 50 है। यदि u z से 6 कम है तो u और z का औसत क्या होगा। क्या बोल रहा है कि x, y और z 6 अधिक है, किससे, z से
6 अधिक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, औसत में, है ना, एवरेज पूछ रहा है, औसत क्या होगा। तो जब z क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किससे, z से 6 अधिक है ना, 6 अधिक है। तो देखिए औसत हमेशा क्या बोलता है कि जितना टोटल सम कर दीजिए और कितना नंबर है उसको डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 है, 3 डिजिट है ना, x y z है, 3 ठोक दिया हुआ है संख्या। तो x y z ये औसत हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और इसको z को इधर ले आएंगे, z को इधर हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस 6 हो जाएगा, क्या नहीं, माइनस जेड है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि z प्लस 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 3 रहेगा क्योंकि एवरेज पूछा है इसलिए हम 3 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद क्या करना है कि देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये देखिए डिवाइड में 3 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो देखिए 3z हो जाएगा और 6 × 18 हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि x और y का औसत क्या होगा, 50 है, यानी कि x और y का औसत क्या है, 50 है। x और y का औसत 50 है। तो देखिए x और y 2 है, 1 और 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिए, इसका औसत क्या है, 50 है। तो क्या करना, अगर ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, तो x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा, 100 होगा क्या नहीं। उसके बाद जब x प्लस वाई बराबर 100 आ रहा है, तो अगर x प्लस वाई बराबर 100 है तो इसमें पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3z प्लस 18। तो देखिए अगर यहाँ 100 मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा, प्लस z हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 3z प्लस 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। उसके बाद सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद सॉल्व कीजिए, क्या करना है, ये z है, यहाँ 3z है, इसको ले जाइए इधर, तो 100 माइनस कर देंगे 18, क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए इधर 3z है, माइनस z आ जाएगा, ठीक है। तो 100 में 18 चल जाएगा, तो क्या बचेगा 8, यानी कि 82 हो जाएगा। और इसको करेंगे 3z में 1z जाए तो 2z हो जाएगा, 2z हो जाएगा। तो z का वैल्यू निकल रहा है क्या, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं या फिर काट सकते हैं इधर। तो क्या हो जाएगा 4 और 1, यानी कि z का जो वैल्यू है z इक्वल टू 41 है, z इक्वल टू 41 है। उसके बाद देखिए जब z इक्वल टू 41 है तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि यदि y z से 6 कम है, यानी कि y जो है z से क्या है, सॉरी u z से 6 कम है, तो क्या करेंगे, जब u जो है सो z से क्या है 6 कम है, 6 कम है। तो जब u z से 6 कम है, यानी कि u जो है सो z से, यानी कि z इक्वल टू 41 है, 6 कम है, यानी कि घटा दीजिए 6 घटा दीजिएगा तो u का वैल्यू निकल जाएगा। तो घटाइए, क्या आता है, इधर आ जाएगा 11, 5 और 3, यानी कि u बराबर 35 हो जाएगा, u बराबर 35 हो जाएगा, और z का निकल गया है 41 हो गया। तो इसका दोनों का औसत पूछा है, u और z का औसत क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, जब औसत पूछता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, जिसका औसत पूछे उसको जोड़ दीजिए, यानी कि 41 प्लस 35 कर देंगे, औसत पूछा है इसलिए डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद क्या आता है 6 और 4 3 7, यानी कि 76/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और 8 दूना 16, यानी आंसर क्या हो जाएगा 38 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है, बिक्री के दौरान इस पर x% और y%, यानी कि x% और 15% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2448 रुपये है तो x का मान क्या होगा। तो जब क्या करता है 15% का छूट देता है, 15% का क्या करता है 15% का छूट देता है, यानी कि 15% को हम क्या लिख सकते हैं 3/20 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो 15 को डिवाइड कीजिए 100 से, है ना,
तो डिवाइड कीजिएगा तो जो सॉल्व करने के बाद आएगा तो 3/20 आता है, यानी कि ये आपको CP बताता है और ये आपको SP बताएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो बताता है। तो जब 5% का छूट दे रहा है, यानी कि किस पे, 20 पे 15% को हम 3/5 लिखते हैं, ठीक है, 3/20 लिखते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड कीजिएगा 100 से तो 3/20 आता है। यानी कि 20 वाले वस्तु को 20 रुपये में जो मिल रहा है वस्तु, उसको 17 रुपये में बेच रहे हैं। छूट यानी कि घटा, छूट हो रहा है यानी कि घटा दीजिए इसको, यानी कि 20 में जब 3 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। और X% इस पर छूट दे रहा है, इस पर मान लेते हैं Y% छूट दे रहा है ना। इसको करने के बाद कितना होता है, 3600 रुपये, 3600 अंकित मूल्य है इसका, है क्या ना। और बेचने के बाद क्या हो जाता है, 2448 हो जाता है, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है। तो इसको क्या करना है, यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + x = 36 और 17 + y = 2448 हो जाएगा। तो अगर यहीं से काट दें हम, डायरेक्ट काट देते हैं तो 1 0 1 0 कट जाएगा, क्या 18 180 हो जाएगा, है ना। और इसको कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा, यानी कि 144 आता है और इसमें 180 आता है, यानी कि 180 का जो चीज़ था उस पर 144 रुपये हम बेच रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब यानी 180 रुपये इसका MRP है, जिस पे 144 रुपये में बेच दे रहे हैं, यानी कि जो वस्तु का जो MRP होता है 100 रुपये, 180 रुपये, जिसमें से 144 रुपये बेच दे रहा है, यानी कि कितना छूट दे रहा है, तो 36 का छूट दे रहा है। कैसे किए, तो 180 - 144 करेंगे तो 36 आएगा, 30 यानी कि 36 का छूट दे रहा है, ठीक है। किस 36 का छूट दे रहा है, किस पे, 180 पे, तो 180 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व कीजिएगा तो 18 × 36, ठीक है, 36 का छूट दे रहा है 180 पे, तो 100% का यानी कि प्रतिशत में हमें निकालना है, तो 1 0 1 0 कट जाएगा, 18 दूना 36, यानी कि 20% आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है देखते हैं। एक पुस्तकालय में गणित पुस्तकों की संख्या और भौतिक विज्ञान पुस्तकों की संख्या का अनुपात भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या और रसायन की पुस्तकों की संख्या के समान है। यदि 144 गणित की पुस्तकें हैं और 100 रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं, तो गणित और भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की कुल संख्या तथा रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की कुल अनुपात बताना है कि कितना अनुपात। तो क्या है कि अनुपात क्या है, सबसे पहला देखिए, मैथ जो है, मैथ प्लस फिजिक्स जो है, ये क्या है, इसका अनुपात दिया हुआ है किसके बराबर, फिजिक्स, वही हो गया PHY, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर है, ठीक है। मैथ और फिजिक्स का जो अनुपात है किसके बराबर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनुपात के बराबर है। जिसमें से क्या आपको बताया आपको कि मैथ का जो पुस्तक है यानी कि बुक जो है मैथ का, वो 144 ठोका है, ठीक है। फिजिक्स का आपको नहीं बताया, और क्या बताया है, फिजिक्स तो बताया नहीं, केमिस्ट्री का बताया कि 120 रुपये, क्या है 100 केमिस्ट्री का बुक है और मैथ का 144। जब दोनों का बराबर है और क्या बोलता है कि मैथ और फिजिक्स का अनुपात और फिजिक्स और केमिस्ट्री का अनुपात बराबर है, तो देखिए अगर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, p² हो जाएगा ना, p और p² हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो 144 गुने 100 कर देंगे, क्योंकि इसको इससे गुना कर दी, तो p² यानी कि p² बराबर क्या हो जाएगा, 14400 हो जाएगा। तो p बराबर जब स्क्वायर है तो इधर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर रूट पड़ जाएगा, पड़ेगा क्या नहीं, तो जब पड़ेगा तो कितना 14400 कर देंगे। तो जब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, यानी कि p = 120 फिजिक्स का
कितना है 120 किताब है फिजिक्स का, ये निकल गया आपका। अब क्या करना है, हमें पूछता है, हमें क्या पूछा है कि गणित और भौतिक विज्ञान यानी कि मैथ और फिजिक्स की पुस्तकों की कुल संख्या यानी कि जोड़ देना होगा, और रेशियो की रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तकें का अनुपात क्या होगा। तो क्या होता है, देखिए क्या, गणित का 144 है, 144 दिया हुआ है, और क्या बोलता है कुल संख्या यानी कि, और किसका पूछ रहा है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कितना है 120 है, तो 120 करेंगे। अनुपात पूछा है, अनुपात उसके बाद क्या पूछा है कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का क्या दिया है 100 किताब है केमिस्ट्री का, प्लस भौतिक विज्ञान यानी कि 120 फिजिक्स का, कितना अनुपात है। तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद निकालिए अनुपात क्या आता है, यानी कि टोटल जो है 264 अनुपात 220 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 अनुपात 5 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है देख सकते हैं, निम्नलिखित डेटा की माध्यिका और परास का माध्य क्या होगा। तो क्या होता है माध्यिका और परास यानी कि मीडियन और रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा, है ना, आपको निकालना है व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीडियन दिया हुआ है, मीडियन आपका दिया हुआ है, मीडियन क्या दिया हुआ है, मीडियन जो दिया हुआ है आपका, यही आपका डेटा दिया हुआ है, क्या है 45, 40, 38, 60, 55, 36, 31, 52, 42 और 44। तो मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है कि जितना भी एन है यानी कि जितना भी टर्म है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मीडियन बराबर होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 करते हैं। तो देखिए क्या होता है, n/2 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 का आधा करेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, होगा क्या नहीं, यानी कि इसका मीडियन बराबर हो जाता है 5वें पद हो जाएगा। कैसे होगा 5वें पद, क्योंकि इसमें टोटल जो है नंबर 10 है, उसको डिवाइड करेंगे, इसका फार्मूला होता है, इसके कारण 5वें पद प्लस छठे में, यानी कि इससे +1 करेंगे तो छठवें हो जाएगा, छठवें बट्टे 2 से आपको डिवाइड करना होगा। समझ में आया क्या। उसके बाद सॉल्व करते हैं, क्या होता है फार्मूला देख लेते हैं, आपको अगर नहीं आता है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 करेंगे, यही आपका फार्मूला होता है मीडियन का। तो जब फार्मूला क्या है 5वें पद, तो देखते हैं क्या, सबसे पहले आपको अरेंज कर लेना होगा। अरेंज क्या करते हैं, डेटा को आप सबसे पहले अरेंज कीजिए, अरेंज करने के बाद देखते हैं क्या आता है। अरेंज करने के बाद डेटा यही आता है 5वें नंबर, यानी कि देखते हैं क्या 1 2 3 4 5, 5वें नंबर प्लस छठे नंबर यानी कि 42 प्लस 44 बटे 2 कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 86 आता है, जोड़िए बटे 2 करेंगे तो 43 आता है ना, 43 आएगा ये। उसके बाद हमें निकालना है प्रास यानी कि रेंज। तो रेंज बराबर क्या होता है, तो लास्ट टर्म यानी कि सबसे लास्ट टर्म, इसका फार्मूला आता है लास्ट टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि सबसे बड़ा जो होगा अंक, जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको, और सबसे कम जो संख्या होगा उसको, दोनों को घटा दीजिए तो रेंज आएगा। तो 60 सबसे बड़ा है क्या, -31 कर देंगे क्योंकि सबसे छोटा है, तो 29 आता है। सॉल्व करने के बाद 29 आता है। अब माध्यिका और रेंज का मध्य क्या होगा, यानी कि प्रास का रेंज क्या होगा, तो क्या होगा, दोनों को जोड़िए, तो रेंज मतलब औसत होता है ना। तो 43 ये आपका आया इसका, प्लस 29 ये इसका आया है, समझे, डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि रेंज पूछा है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 72 आता है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे यानी कि 36 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, अगला सवाल है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, क्या आएगा देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले ऑफ का
हम सॉल्व करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर हम इसको 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। 60 को जब हम 4 से तो 15 आता है, 15 चौके 60 हो जाए, माइनस 60 कर देंगे, 60 आ जाएगा। यानी कि 60 माइनस 15 इंटू 10 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 60 माइनस 150 की लिख सकते हैं, 150 लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या करना, 150 लिखने के बाद आप इसको फिर से घटाइए, 60 में 150 चला जाएगा तो माइनस 90 आएगा, ये आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इधर माइनस है आपका 30, इधर हुआ है 30 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या करना, 24 प्लस है और इधर 36 आपका डिवाइड में, इधर आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये आपका 36 डिवाइड, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 36 और इधर माइनस है और इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 90 प्लस 36 करेंगे तो सॉल्व कीजिए तो 120 आता है, 120 आता है। प्लस देखिए इधर प्लस है और इधर 24 है तो 24 करेंगे और आपको 36 डिवाइड बाय 24 है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे ना तो देखते हैं, इसको पहले जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या आता है देखते हैं। इसको जोड़िए 24 120 को, तो 120 और 24 को जोड़ेंगे तो 144 आता है, 144 आता है। 36 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, 36 144 आएगा तो 36 एक 36, 36 चौक 144, यही आपका आंसर हो जाएगा, 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और फिर 18.9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, शंकु का आयतन या वॉल्यूम क्या आता है, तो शंकु का आता है आपका वॉल्यूम हो जाएगा, शंकु का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हो जाता है। और गोले का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का वॉल्यूम आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एच दिया हुआ है, एच क्या है 18.9 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ा आर दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करना है, पुट करते हैं, देखते हैं क्या करना है। इसको पिघलाया जाता है, किसको, शंकु को पहले, तो इसका देखते हैं क्या फार्मूला आता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोले का क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो देखिए पाई से कट जाएगा, इधर पाई कट जाएगा। उसके बाद क्या बच गया आपका 1/3 आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो एच का वैल्यू दिया हुआ है तो एच को हम पुट करते हैं 4/3 और बड़ा आर क्यू, जिसमें से आर बराबर 18.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एच का पुट हम करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4 आर क्यू बचा, ठीक है। तो एच आर स्क्वायर हमें पता नहीं, एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 18.9 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। और एच 4 दिया हुआ क्योंकि 4 है। उसके बाद आर क्यू देखिए 8.4 है, 8.4 है। तो 8.4 को हम जब डिवाइड गुना करेंगे तो आर क्यू यानी कि 3 बार लिखिए 8.4, 1 2 और 8.4 कीजिए, यानी कि 3 बार लिखे। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व क्या करेंगे, अगर देखिए यहाँ पॉइंट है ना, इसको जब हटाएंगे तो ये भी एक पॉइंट हट जाएगा, हटेगा क्या। उसके बाद देखते हैं क्या आर स्क्वायर गुने 189 हो जाएगा और 4 इंटू 84 हो जाएगा, 84 इंटू 8.4 इंटू 8.4 हो जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 63
63 हो जाएगा और इधर 28 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 28, ठीक है। उसके बाद जब काटेंगे 7 चौके 28, 9 सत्ते 63, ठीक है। उसके बाद देखते क्या आता है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इक्वल सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है 16 हो जाएगा इंटू 2.8 होगा, सॉरी 2.8 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आता है 2.8 और 2.8 को हम गुना करते हैं, ठीक। या फिर नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, जब आर हट जाएगा, जब यहाँ आर हटेगा तो रूट लग जाएगा। रूट लगेगा क्या, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 2.8 आएगा, ठीक है। तो 4 चक 16 या फिर दो, देखिए इसका स्क्वायर क्या होता है 2 होगा, 4 का 2, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का, यानी कि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 लिख सकते हैं क्या, 2.8 आएगा क्या। इसको सॉल्व कीजिए, 4 गुने 2.8 करेंगे, जब गुना कीजिएगा तो सॉल्व क्या आएगा 11.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।